नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 11वां लेक्चर है और इसमें हमने एसएससी जीडी 2021 के 9 क्वेश्चन शामिल किए हैं और इनका सटीक विश्लेषण करते हैं हम। और इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि एफपीआई क्या है। तो इसमें से आपका जो पहला ऑप्शन है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही इसका आंसर है। तो हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले जो विदेशी निवेश होता है ये सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है। एक तो एफपीआई होता है और एक होता है एफडीआई। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये भी विदेशी निवेश है और ये भी विदेशी निवेश है। इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं विदेशी निवेश क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश करे, अर्थात कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे देश में जाए और वहां की कंपनी के शेयर खरीदे या बॉन्ड खरीदे, तो ये विदेशी निवेश कहलाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और अगर जिस व्यक्ति या संस्था ने विदेशी कंपनी में शेयर या बॉन्ड खरीदे हैं, उस कंपनी में निवेशक को मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में भी शामिल कर लिया जाए तो वो एफडीआई कहलाएगा। अर्थात यदि विदेशी निवेशक की उस कंपनी में, जिस कंपनी में निवेशक ने निवेश किया है, उसके प्रबंधन में और निर्णय लेने में उसकी भूमिका सुनिश्चित हो जाए तो इसे एफडीआई कहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और यदि विदेशी निवेशक की, जिस निवेशक ने किसी विदेशी कंपनी में निवेश किया है, तो उसके उसमें उस कंपनी के प्रबंधन में और निर्णय लेने में कोई भूमिका ना हो तो इसे एफपीआई कहते हैं। और सामान्यतः एफपीआई शॉर्ट टर्म का होता है, लघु अवधि का होता है। तो शायद समझ गए होंगे, एफपीआई ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका आपका पहला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य बसीन या बसई की संधि कब हुई। तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें 1875 से 1882 लिख लेते हैं ताकि इसको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका दूसरा होगा 1802। और अब हम इसे समझ लेते हैं पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 1775 से 1782। इस दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। अर्थात 1782 का वो दौर जिस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों से और मैसूर से, दोनों से युद्ध लड़ रही थी, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। इस दौरान अंग्रेज दोनों युद्ध एक साथ नहीं झेल पा रहे थे, इसलिए वो मराठों से पराजित हो रहे थे। अर्थात अंग्रेजों ने अपनी पराजय को रोकने के लिए 1700 लिख लेते हैं, 1775 से 1782। तो अंग्रेजों ने अपनी पराजय को, मराठों से जो पराजित हो रहे थे, इस पराजय को रोकने के लिए 1785 में एक संधि की, जो हाल ही में सीजीएल के पेपर में पूछी गई, सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि 1782 में भी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालबाई की संधि से भी। और जो दूसरा ऑप्शन है इसे समझ लेते हैं। ये जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, इसका कार्यकाल है 1796 से 1818। पेशवा बाजीराव द्वितीय ये अंतिम पेशवा है और इसका ये कार्यकाल है।
ये सबसे अयोग्य पेशवा था, मराठों का सबसे अयोग्य पेशवा बाजीराव द्वितीय, मराठों का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका कार्यकाल 1796 से 1818 तक था। इसने मराठा सरदारों को आपस में लड़ा दिया, जिसके कारण मराठा सरदार ही अपने पेशवा बाजीराव द्वितीय को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए भग के अंग्रेजों के पास चला गया ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, और अंग्रेजों से इसने बसीन या बसई की संधि कर ली 1802 ईस्वी में। और इस संधि के तहत इसने स्वीकार कर लिया लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को। और पिछले लेक्चर में हम सहायक संधि को समझ चुके हैं, अर्थात सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय को इसकी सुरक्षा का भार ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठा लिया, और इसकी सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 60,000 की सेना तैनात कर दी बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा के लिए, कि मराठों की सुरक्षा होगी, बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा होगी। इसके बदले में बाजीराव द्वितीय को अपने मराठा राज्य का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ा, और वहां से अंग्रेज टैक्स वसूलने लगे। यही है सहायक संधि। सहायक संधि के तहत अंग्रेज भारतीय राजाओं को सुरक्षा का झूठा आश्वासन देते थे, और इसके बदले में एक बड़े भूभाग का टैक्स लिया करते थे। तो सहायक संधि को जब इसने स्वीकार कर लिया 1802 ईस्वी में बसीन की संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने, तो इसे अन्य मराठा सरदारों ने इस संधि को मानने से अस्वीकार कर दिया। मराठा सरदार जैसे गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, ये सभी मराठा सरदार थे। जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो यही संधि दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक चला। अर्थात इस पेशवा की नासमझी, इस पेशवा की अयोग्यता ही मराठों को दूसरे युद्ध की ओर धकेल ले गई। और तीसरा ऑप्शन है हमारा 1818। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मराठों के बीच। पहला युद्ध 1775 से 82, दूसरा युद्ध 1803 से 1806, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक चला। और इस युद्ध में अब जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्हें समझ में आ गया था द्वितीय युद्ध के बाद कि अंग्रेज किसी के नहीं है, और उन्होंने अंग्रेजों ने गलत तरीके से पेशवा बाजीराव द्वितीय को भी परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पेशवा को समझ में आ गया, अब पेशवा ने और मराठा सरदारों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को छेड़ दिया 1817 में। लेकिन अब मराठे बहुत कमजोर हो चुके थे और वो अंग्रेजों से पराजित हुए, और इस युद्ध के पश्चात पेशवा के साथ पूना की संधि हुई, और पेशवा को अंग्रेजों का पेंशनर बना दिया गया, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पेंशनर हो गए, और इन्हें कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया बिठूर में, ताकि ये मराठा राज्य में न रहें, जिसके कारण कहीं ऐसा ना हो आगे भविष्य में ये अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकें। इसलिए मराठा राज्य से इन्हें इतनी दूर कानपुर के बिठूर में निर्वासित कर दिया गया। जो चौथा ऑप्शन है आपका 1769, क्योंकि 1767 से 1769 के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और यह युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो यह संधि 1769 में हुई थी, तो मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1802 ईस्वी। इस दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बसीन की संधि की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की? तो इसका पहला ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। यही आपका आंसर है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय, और ये बंगला भाषा का इनका अखबार था, बंगला भाषा में इसका प्रकाशन होता था। इसके संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय एक अखबार और का संपादन करते थे। एक और अखबार था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। ये फारसी भाषा में
संपादित होता था। राजा राममोहन राय को दर्जनों भाषाओं का ज्ञान था और इन्होंने एक मैगजीन का प्रकाशन किया जिसे ब्राह्मणिकल मैगजीन कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। ब्राह्मणिकल मैगजीन अर्थात संवाद कौमुदी अखबार के संपादक राजा राममोहन राय थे। मिरातुल अखबार के संपादक राजा राममोहन राय, फारसी भाषा में था, और ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी में थी। इसके भी संपादक राजा राममोहन राय थे, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी एक समाज सुधारक थे और इनका जो अखबार है वो है सोम प्रकाश। बहुत पेपर में पूछा जाता है सोम प्रकाश के संपादक कौन थे, तो सोम प्रकाश के संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और यह अखबार इनका बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। और 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में एक कानून बनाया गया था जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस कानून के तहत जो स्थानीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएं थे, इस कानून के तहत उन्हें प्रतिबंधित किया गया। यह कहा गया कि स्थानीय भाषा में कोई समाचार पत्र और पत्रिकाएं नहीं प्रकाशित होंगे। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो पहला समाचार पत्र जो प्रतिबंधित हुआ वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, सोम प्रकाश। ये बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। तीसरा ऑप्शन है हमारा शिशिर कुमार घोष। इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी। अमृत बाजार पत्रिका महात्मा गांधी के संबंध में समझ लेते हैं। महात्मा गांधी के कई समाचार पत्र संपादित होते थे। ये कई समाचार पत्रों का संपादन करते थे। इनमें से एक है इंग्लिश भाषा का इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, यह भी अंग्रेजी में था। एक इनका समाचार पत्र है नवजीवन, ये गुजराती में था। तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र या पत्रिकाएं हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राजा राममोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन तीरंदाजी से संबंधित है? तीरंदाजी से कौन संबंधित है? तो इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है यही दीपिका कुमारी ही तीरंदाजी से संबंधित है। इसमें से आपका जो दूसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक से संबंधित है, एथलीट है भाला फेंक। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। और पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है। इनके संबंध में हाल ही की परीक्षाओं में कई फैक्ट पूछे गए। एक फैक्ट सिंगापुर ओपन से पूछा गया है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन से संबंधित है चैंपियनशिप। सिंगापुर ओपन 2022, इसमें महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। स्विस ओपन का खिताब भी पीवी सिंधु ने जीता। अगला फैक्ट है सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका खिताब भी पीवी सिंधु ने जीता है और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा शरत कमल, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित है। और राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन
के फेज 2 चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण पूछा गया, कब शुरू हुआ? तो इसमें से जो आपका ये पहला ऑप्शन है यही आंसर होगा। तो समझ लेते हैं इसे, 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन का चरण 2 फेज 2 शुरू हुआ। तो 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन का सेकेंड फेज शुरू हुआ। इसका फर्स्ट फेज कब शुरू हुआ था, यहां से समझ लेते हैं। तो जो आपका चौथा ऑप्शन है, इसमें लिखा है 2014, तो इसे समझ लेते हैं। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण शुरू हुआ था। ये 2019 तक चला। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था और 2014 में ही 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ और इसके तहत देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना था, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाना था इसके तहत। और 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री जनधन योजना। यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। वित्तीय समावेशन क्या है? अर्थात देश के अधिकांश लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना। तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू हुई और इसका जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये समझ लेते हैं। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, अर्थात किसानों के खेतों में जो मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्वों की कमी है, ये मिट्टी की जांच करके किसानों को बताया जाएगा। ये सारी सूचना एक कार्ड में लिखी होगी। तो प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में उस किसान के पास जो खेत हैं उन खेतों के बारे में जानकारी होगी कि उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, कौन से पोषक तत्व बहुत कम हो चुके हैं, ताकि किसान अपने खेत की जो मिट्टी है उसमें जिन पोषक तत्वों की कमी है उन्हीं पोषक तत्वों की आपूर्ति के आधार पर फर्टिलाइजर अर्थात खाद का चयन करे। और जो दूसरा ऑप्शन है इसको समझ लेते हैं। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुई। निधि योजना, इसके तहत किसानों को एक साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में आएंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। और 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें, अर्थात 6,000 रुपए का लाभ उन्हें मिलेगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन आपका आंसर होगा। स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड फेज की शुरुआत 2020-21 में हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है 1965। तो 1965 में एफसीआई की स्थापना हुई। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अर्थात यदि किसानों को उनकी फसल का, जो वो फसल का उत्पादन करते हैं, जो अनाज का उत्पादन करते हैं, अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है तो भारत सरकार किसानों की अनाज को खरीदेगी। और भारत सरकार की ओर से कौन खरीदेगा? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो एफसीआई है ये CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, उसकी सिफारिश पर ये एफसीआई खरीदता है। और ये वर्तमान में 23 फसलों का MSP निर्धारित करता है। अर्थात MSP निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? CACP की। और CACP वर्तमान में 23 फसलों का MSP निर्धारित करता है
और सीएससीपी के द्वारा निर्धारित एमएसपी को भारत सरकार मंजूरी दे देती है, तो उसी एमएसपी पर एफसीआई किसानों से अनाज खरीदता है। ठीक है, तो अगला ऑप्शन है हमारा 1935। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। 1956, तीसरा ऑप्शन है 1956। तो रिजर्व, इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए संसद ने 1956 में एक अधिनियम पारित किया, और इसी अधिनियम के तहत 1956 में ही एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एलआईसी की स्थापना हुई, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो एमआर कुमार हैं। अगला ऑप्शन है आपका 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि के विकास के लिए और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नाबार्ड काम करता है, अर्थात ये एक पुनर्वित्त संस्था है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और नाबार्ड के हाल ही में जो अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन बने हैं उनका नाम साजी केवी है। तो नाबार्ड के बारे में ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो 1956 में पारित किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कब रंगून की जेल में भेज दिया? तो इसे समझ लेते हैं। बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी में मुगल बादशाह बना। 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह बने, और इस समय मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर होता था, और इनका कार्यकाल बादशाह के रूप में 1857 तक रहा। और 1857 में जब विद्रोह हुआ तो मेरठ की जो छावनी थी वहां के सैनिकों ने विद्रोह किया और वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को इन क्रांतिकारियों ने अपना नेता बनाया, बहादुर शाह जफर को, जिसके कारण अंग्रेज बहादुर शाह जफर से बहुत क्रोधित हुए। और जब अंग्रेजों ने 1857 का विद्रोह का दमन किया और उन्होंने दिल्ली में पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया, इसके पश्चात उन्होंने मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को म्यांमार के रंगून भेज दिया, जिसका वर्तमान नाम यंगून है। तो रंगून भेज दिया कब? 1858 में, जिसका वर्तमान नाम यंगून है। और यहां पर ये जेल में बंद रहे और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, और यहीं पर इनकी कब्र है बहादुर शाह जफर की। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। इनकी कब्र कहां पर है? म्यांमार, जिसे प्राचीन समय में बर्मा कहा जाता था, मध्यकाल में बर्मा कहा जाता था, और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, यहीं पर इनकी कब्र है। और चौथा ऑप्शन है आपका 1526। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर का मकबरा कहां है? बाबर का मकबरा काबुल, अफगानिस्तान में है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी, और बाबर ने अपनी आत्मकथा, एक पुस्तक अर्थात अपनी एक आत्मकथा लिखी है। उस पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, या इसी को बाबरनामा कहते हैं। और यहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है? ये तुर्की भाषा में है। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर को रंगून की जेल में कब भेजा गया? तो 1858 में भेजा गया। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो जो आपका पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, ये आमीटर से मापते हैं, आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं।
वायु दाब, वायु दाब बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं। तीसरा ऑप्शन है तापमान, तो शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापते हैं, तापमान थर्मामीटर से मापते हैं। और रक्त दाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। तो रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। एक यंत्र और है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं। इससे हार्ट बीट को मापते हैं, दिल की धड़कनों को मापते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का, किस केमिकल का यूज होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सिल्वर नाइट्रेट, इसका फार्मूला है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं चुनावी स्याही बनाने में, अर्थात अमिट स्याही जिसे जल्दी से मेटा ना जा सके। तो चुनाव के दौरान जो इंक लगाई जाती है उंगली में ताकि एक ही वोटर कई बार वोट न डाल सके, वो कौन सी इंक होती है? उस इंक में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है AgNO3। सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में, अर्थात वायुयानों से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है जिससे बादल बनते हैं और वर्षा हो जाती है। कई बार इससे ओलावृष्टि होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, इसलिए सामान्यतः सरकारें कृत्रिम वर्षा से बचती हैं। सिल्वर आयोडाइड। तीसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। हाल ही में सीजीएल में सिल्वर ब्रोमाइड से क्वेश्चन पूछा गया, इसका फार्मूला है AgBr। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहां होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड AgCl, और इसका प्रयोग दवाएं बनाने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक दवाएं जो होती हैं उन दवाओं को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कई यूजेस हैं इसके। तो आपका जो क्वेश्चन था कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग होता है, तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, यही आपका आंसर होगा। तो आज हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।